अभी हम देखेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। जो डिसीजेस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, द डिसीजेस which are transmitted through sexual intercourse जो डिसीज सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस बोला जाता है, STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, या फिर इसे वेनेरियल डिसीज भी कहा जाता है, VDS, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, RTI। तो देर आर टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, दैट इज साइफिलिस और गोनोरिया। अब देखते हैं इन दोनों के बारे में। अभी हम देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज साइफिलिस के बारे में। साइफिलिस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो है ट्रिपोनिमा पैलिडियम। एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसके वजह से साइफिलिस होता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3-4 वीक्स का होता है। अभी इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या, तो सिम्टम्स टू इन्फेक्शन टू सिम्टम, ये जो बीच का पीरियड होता है, मतलब इन्फेक्शन, जिस दिन इन्फेक्शन होता है उस दिन से तो पहला सिम्टम जो दिखता है, इसके बीच वाला पीरियड मतलब इंक्यूबेशन पीरियड, मीन्स अ पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड फर्स्ट सिम्टम। समझ में आ गया? अ पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड फर्स्ट सिम्टम, इसके बीच वाला पीरियड जो है उसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये 3-4 वीक्स का होता है इंक्यूबेशन पीरियड। देन इसकी जो इन्फेक्शन साइट है, इन्फेक्शन साइट मतलब कि इसका इन्फेक्शन कहाँ होता है, तो इसकी इन्फेक्शन साइट है म्यूकस मेम्ब्रेन इन जेनाइटल, रेक्टल एंड ओरल रीजन। म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब इनर लाइनिंग्स, ठीक है। जेनाइटल रीजन जैसे कि वजाइना है, वजाइना। देन रेक्टल रीजन, रेक्टम, रेक्टम पता है ना, एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पार्ट है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर किया जाता है और वहाँ से ही एनस के थ्रू रिमूव किया जाता है। तो रेक्टल जो इनर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है रेक्टम में का, वहाँ पे, और ओरल और माउथ कैविटी, हमारी जो माउथ कैविटी होती है वहाँ पे भी एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। तो इन जगह से इन्फेक्शन हो सकता है, जेनाइटल, रेक्टल एंड ओरल, ठीक है। तो इन म्यूकस मेम्ब्रेन में इसका इन्फेक्शन हो सकता है। अब देखते हैं इसका सिम्टम क्या है। तो सिम्टम देखिए, प्राइमरी लेशंस कॉल्ड कैंकर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, मतलब जहाँ पे भी इन्फेक्शन होता है, जेनाइटल रीजन में होगा या रेक्टल रीजन में होगा या ओरल रीजन में हो, वहाँ पे एक प्रकार की गांठ तैयार होती है, लेशंस यानी गांठ, ठीक है। तो इसे कहते हैं कैंकर। तो जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहाँ पे कैंकर बन जाते हैं। कैंकर इज फॉर्म्ड ऑन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो ऐसे कैंकर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जैसे वजाइना है, तो वहाँ पे हो सकते हैं। इसके वजह से स्किन रैशेस हो सकते हैं, माइल्ड फीवर हो सकता है। इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स, मतलब जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है, जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाना। तो इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स, लॉस ऑफ हेयर, पैरालिसिस हो सकता है। देन डीजनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं हार्ट और ब्रेन में, मतलब जो हार्ट और ब्रेन के टिश्यूज़ है वो डीजनरेट होने लगते हैं। तो इस तरह से ये हो गए सिम्टम्स।
अब इसका जो प्रिवेंटिव मेजर है, मतलब इसके लिए क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, तो एजुकेशन अबाउट द सेक्स प्रैक्टिसेस, सेफ सेक्स प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसके हिसाब से एजुकेशन देना चाहिए। सेक्स हाइजीन के बारे में, मतलब हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन्स है वो कितना आप साफ रख सकते हो, वो भी एक ज़रूरी है। अवॉइडिंग सेक्स विद द अननोन पार्टनर, जिस पार्टनर को हम नहीं जानते उनके साथ में सेक्स अवॉइड करना चाहिए, या फिर मल्टी पार्टनर्स के साथ में अवॉइड करना चाहिए। यूजिंग कॉन्डोम्स ड्यूरिंग क्वार्टर्स, और सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय अगर कॉन्डोम का यूज़ होता है तो वी आर सेफ फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिसीजेस। तो ये हो गए प्रिवेंटिव मेजर्स। तो इसमें ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा साइफिलिस के बारे में। अभी देखते हैं हम लोग गोनोरिया के बारे में। गोनोरिया का जो एजेंट होता है, मतलब जिससे पैथोजेन कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो होता है नेसेरिया गोनोरी। ये भी एक बैक्टीरिया है। तो इस नेसेरिया गोनोरी के वजह से गोनोरिया होता है। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। 2 to 14 डेज मेल में दिखता है और 7 to 21 डेज फीमेल में होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है ये तो आपके ध्यान में आ ही गया है। देन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, तो ये जो इन्फेक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे भी देखा आपने, है ना, इन्फेक्शन साइट, दिस इज द इन्फेक्शन साइट ऑफ साइफिलिस, साइफिलिस के बारे में देखा। तो अभी जो इन्फेक्शन साइट है ये गोनोरिया में म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, रेक्टम, थ्रोट एंड आई, ठीक है ना। जो जहाँ जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, सॉफ्ट मेम्ब्रेन्स जिसे बोलते हैं, तो यूरिनो यानी यूरिनरी जो यूरिनल ओपनिंग्स होते हैं, जेनाइटल ट्रैक्ट लाइक वजाइना होता है, रेक्टम मतलब इट इज़ द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड होता है, दैट पार्ट, थ्रोट हमारा गला और हमारी आँखें, ये इन्फेक्शन साइट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। इन मेल पार्शियल ब्लॉकेजेस ऑफ यूरेथ्रा एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, मतलब क्या कि जो भी रिप्रोडक्टिव डक्ट्स होते हैं, जैसे मेल्स में जो यूरेथ्रा होता है, क्योंकि मेल्स में लॉन्ग यूरेथ्रा होता है बिकॉज देयर इज़ अ पेनिस, और साथ ही जो रिप्रोडक्टिव डक्ट्स होती है जैसे वास डिफरेंस वगैरह जो डक्ट्स होती है तो उनमें पार्शियल ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। पस फ्रॉम पेनिस, पेनिस में पस हो जाता है। पेन एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन करते वक्त पेन और बर्निंग सेंसेशन होता है, वहाँ पे जलन होती है। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, है ना, जैसे हमने इसमें देखा था, देखिए यहाँ पे साइफिलिस में, तो यहाँ पे भी वही दिखाई देता है। तो ये मेल्स में होने वाले सिम्टम्स है। फीमेल में, इन फीमेल पेल्विक इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाना, मतलब वहाँ पे सूजन आना। स्टरीलिटी, स्टरीलिटी यानी कि वो भविष्य में किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, ऐसे स्टराइल हो जाना। देन आर्थराइटिस, फीमेल में भी आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स में सूजन आना। चिल्ड्रन बॉर्न टू अफेक्टेड मदर सफ़र फ्रॉम गोनोकॉकल ऑफ्थेल्मिया, अगर अफेक्टेड मदर से कोई बच्चा होता है, अफेक्टेड मदर मतलब जिस मदर को गोनोरिया हो गया है, तो अगर गोनोरिया इन्फेक्टेड मदर होगी तो उस बच्चे को गोनोकॉकल ऑफ्थेल्मिया हो जाएगा। ऑफ्थेल्मिया मीन्स आँखों से रिलेटेड डिसीज़ हो जाएंगे। एंड गोनोकॉकल वल्वोवजाइनिटिस, है ना। और अगर जो बेबी गर्ल अगर होती है तो उसे वल्वोवजाइनिटिस हो जाता है, मतलब जो वल्वा रीजन है, एक्सटर्नल जेनाइटल
जो पार्ट है और उसके बाद में जो वजाना है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, वहाँ पे हमेशा सूजन रहना, उसे गोनोकोकल वल्वो वजाइनिटिस बोलते हैं। ऑफ गर्ल्स बिफोर प्यूबर्टी, मतलब वो मैच्योर होने से पहले उसमें वल्वा और वजाइना में सूजन दिखाई देती है। तो ये हो गए फीमेल के सिम्टम्स। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे? तो जैसे हमने देखे ना साइफिलिस में, वो एक प्रिवेंटिव मेजर्स है कि सेक्स हाइजीन, मतलब साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय कंडोम यूज़ करना चाहिए। अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर और मल्टी पार्टनर्स, किसी भी अननोन पार्टनर से सेक्स नहीं करना चाहिए। और इसमें जो एंटीबायोटिक प्रोवाइड की जाती है ट्रीटमेंट में, वो होती है सेफिक्साइड। तो साइफिलिस में होती है पेनिसिलिन, साइफिलिस में पेनिसिलिन और गोनोरिया में सेफिक्साइड। तो ये हो गया हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। तो अब हम देखेंगे इनफर्टिलिटी क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू कंसीव naturally after 1 year of regular unprotected intercourse। तो इनफर्टिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इनफर्टिलिटी इज द एबिलिटी टू कंसीव प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव करना नेचुरली। तो सॉरी, इनएबिलिटी बोलेंगे हम इसे, है ना। इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी, मतलब एबल नहीं होते हैं वो लोग, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते हैं, नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड मतलब 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बावजूद वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते, उससे इनफर्टिलिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। तो अब इसके कॉजेस क्या हैं? कॉजेस, इट कुड बी फिजिकल, कॉजेस फिजिकल हो सकते हैं, ये कंजेनाइटल, देन इम्यूनोलॉजिकल, और साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो कॉजेस इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि फिज़िकल कॉज क्या हो सकता है। हो सकता है कि शी इज़ फिज़िकली वीक, वो फिज़िकली वीक भी हो सकती है, या तो फिर सम फीमेल्स, कुछ फीमेल्स में ऐसा हो सकता है PCOS, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये क्या है? फिजिकल एक प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होना। इसमें क्या होता है कि जो ओवरी होती है एनलार्ज हो जाती है, एनलार्ज्ड ओवरी with small cyst
ऑन द आउटर एजेस ऑफ ओरी। ठीक है ना। पीसीओएस में क्या होता है कि ओहरी बहुत बड़ी हो जाती है और ओहरी के बाहर के साइड में ना छोटे छोटे सिस्ट दिखाई देते हैं, छोटे छोटे जो उसे बोलेंगे हम लोग कि सपोज यहाँ पे मैं एक ओहरी बनाती हूँ, दिस इज़ द फैलोपियन ट्यूब, ये हो गई फिमरी और ये हो गई ओहरी। ओहरी एनलार्ज होती है और इसके ऊपर ऐसे ऐसे सिस्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि इनफर्टिलिटी होती है। कुछ तो कंजेनाइटल होते हैं, मतलब इनबॉर्न कुछ प्रॉब्लम होते हैं, इनबॉर्न कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ओवरी ठीक से डेवलप नहीं होना, ओवरी में छोटी रहना वगैरह। ओव्यूलेशन अगर होता है तो प्रॉब्लम, अगर सपोज़ यहाँ पे ब्लॉकेज, यहाँ से अगर ये फैलोपियन ट्यूब बंद हो गई तो भी ओव्यूलेशन हुआ तो वो इधर नहीं जाएगा। यहाँ पे ब्लॉकेज है तो भी जो जो एग होता है वो आगे नहीं जा पाएगा। तो ऐसे कुछ कंजेनाइटल इनबॉर्न डिसीजेस हो सकते हैं। कुछ इम्यूनोलॉजिकल हो सकते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हो सकते हैं। इम्यूनिटी अगर अच्छी नहीं हो तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ होते हैं साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मतलब स्ट्रेस वगैरह अगर रहता है बॉडी पे, स्ट्रेस में रहना और हमेशा डर में रहना, तो ये भी एक कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का। फिज़िकल में मैंने वो बताया कि वीक, और अगर ओबेसिटी हो, ओबेसिटी यानी मोटापा हो, तब भी एक फिज़िकली प्रॉब्लम है तो इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है ना। उसके बाद में कुछ ऐसे हम बोल सकते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस अगर होता है, मतलब कि कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जैसे इस्ट्रोजन है, इस्ट्रोजन अगर ठीक तरह से अगर रिलीज़ नहीं होता है तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन होने के बाद में फिर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर ओव्यूलेशन होता है, ग्राफियन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करते हैं। और इस तरह से अगर नहीं होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ठीक तरह से रिलीज़ नहीं होता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके साथ ही एंडोमेट्रियोसिस बोलेंगे हम लोग, एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस में हम नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि एंडोमेट्रियम कहाँ होता है, यूटेरस के सबसे इनर लाइनिंग्स होती है ना। बट एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि ये जो एंडोमेट्रियम के जो टिश्यूज़ होते हैं, एंडोमेट्रियल टिश्यूज़, इनकी जो ग्रोथ होती है ना, ये अंदर के साइड में ना होते हुए टिश्यूज़ ग्रोज आउटसाइड द यूटेरस। यूटेरस के बाहर एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ की ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे अगर एंडोमेट्रियम ही नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन कैसे होगा, तो प्रेगनेंसी तो क्या हो जाएगा कि प्रेगनेंसी उससे रहेगी नहीं। तो जैसे भी एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ यहाँ पे बाहर दिखना, ये फैलोपियन ट्यूब के ऊपर, ओवरी के ऊपर ऐसे वो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ दिखाई देते हैं। मतलब नॉर्मली एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ सबसे इनर लाइनिंग होती है यूटेरस की, वो वहाँ पे ग्रो ना होते हुए यूटेरस के बाहर के साइड में ग्रो होने लग जाते हैं। सो इम्प्लांटेशन के लिए जगह ही नहीं होती है। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉज इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो बिफोर 1978 इनफर्टाइल जो कपल्स होते थे, इनफर्टाइल कपल्स, इनके पास दो ही ऑप्शन थे।
एक तो देयर आर टू ऑप्शन, इनफर्टाइल कपल्स के पास में दो ही ऑप्शन थे कि उन्हें एक तो चाइल्ड अडॉप्ट कर लेना चाहिए या फिर चाइल्ड लेस ही रहना चाहिए। ये दो ऑप्शन थे। बट टुडे इनफर्टाइल कपल हैव मेनी ऑप्शंस, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है टुडे। तो जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि एक फर्टिलिटी ड्रग्स, दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबीज, देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसे AI बोला जाता है। देन नंबर 4 इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI उसे बोला जाता है। देन सरोगेट मदरहुड, इस तरह के ऑप्शंस आज इनफर्टाइल कपल्स के लिए प्रेजेंट है। मतलब फर्टिलिटी ड्रग्स लेके बेबीज़ को जन्म देना, टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब कि लैब में टेस्ट ट्यूब बेबी जो एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो डेवलप करने के बाद में मदर के बॉडी में इंसेमिनेट करना, उसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोला जाता है। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि यूटेरस में डायरेक्टली ये जो टेस्ट ट्यूब में तैयार किया गया बेबी नहीं, एम्ब्रियो इम्प्लांट करना। अगर मदर खुद प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रही है या फिर वो फिज़िकली वीक है या बीमार है, तो उसे सरोगेट मदर के द्वारा भी बेबी मिल सकता है। सरोगेट मदर मतलब ऐसी फर्टाइल वुमन को चूज़ किया जाता है जिसमें पेरेंट्स के जो पेरेंट्स से मिले हुए जो एग और स्पर्म है उससे जो एम्ब्रियो बनाया जाता है एज अ टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब टेस्ट ट्यूब में जो एम्ब्रियो बनाया जाता है वो डायरेक्टली उस मदर के बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो इस तरह से सरोगेट मदरहुड भी एक ऑप्शन आजकल मिल सकता है। तो जो भी कपल्स है अगर उन्हें बच्चे चाहिए तो उनके लिए स्पेशल टेक्निक्स होती है, स्पेशल टेक्निक्स यूज़ की जाती है, जिसे कॉमनली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहा जाता है। मतलब ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के थ्रू कपल्स को आज जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उनको बेबी आसानी से मिल सकता है। तो ये जो स्पेशल टेक्निक्स है दैट इज़ IVF, दूसरा है ZIFT, GIFT, ICSI, AI, IUI। स्पर्म और सीमेन बैंक,
अडॉप्शन। तो चलिए हम लोग एक एक टेक्निक के बारे में जानकारी लेते हैं। IVF, तो इसका जो सक्सेस रेट है ये 20 to 40% है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, एग फ्रॉम फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम मेल, इन दोनों को आउटसाइड द बॉडी के बाहर इन अ टेस्ट ट्यूब कंबाइन किया जाता है, फ्यूज किया जाता है। और ये सब स्टिम्युलेटेड कंडीशन में होता है, कंडीशन इन लैब में किया जाता है। तो इस तरह से इसके वजह से 8 ब्लास्टोमियर वाला एम्ब्रियो तैयार हो जाता है, एम्ब्रियो, ठीक है, तैयार किया जाता है। एंड दिस एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड into fallopian tube of फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, ये हो गया IVF। देन ZIFT, Z मीन्स zygote इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र। तो zygote इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र ये कब किया जाएगा, कि अगर किसी वुमन में इस फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेजेस दिख रहे होंगे, इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ ब्लॉकेजेस इन फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो एग होता है, जैसे IVF में किया जाता है ना, वैसे ही किया जाता है। तो एग फ्रॉम फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम मेल जो आउटसाइड द बॉडी टेस्ट ट्यूब में कंबाइन किया जाता है और यहाँ पे पूरा जाइगोट बनाया जाता है। एंड ये पूरा जाइगोट बनने के बाद फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट टू प्रोड्यूस जाइगोट। ठीक है, जाइगोट तैयार होता है और ये जाइगोट यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो समझ में आ गया ZIFT। ठीक है, तो अभी देखते हैं GIFT मीन्स गमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। यहाँ पे जाइगोट ट्रांसफ़र किया, यहाँ पे गमिट डायरेक्टली ओहा या फिर स्पर्म जो होता है, एग या स्पर्म डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसमिट किया जाता है। तो इसका सक्सेस रेट जो है वो 30% है। तो इसमें क्या होता है गमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र में, कि यहाँ पे जहाँ पे ये ओहरी है, ओहरी के बिल्कुल नज़दीक यहाँ पे अगर ब्लॉकेज है, यहाँ पे अगर ओव्यूलेशन होता है तो यहाँ पे ब्लॉकेज होने की वजह से ये अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो उस फीमेल का जो एग होता है वो कलेक्ट किया जाता है और यहाँ पे डाल दिया जाता है, और मेल से स्पर्म कलेक्ट किया जाता है और यहाँ पे डाल दिया जाता है। दोनों भी यहाँ पे डाल दिए जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, और यहाँ पे दोनों का फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट तैयार होकर वो इम्प्लांट होने के लिए तैयार रहता है। एक तो उसी मदर को चूज़ किया जाता है या फिर अनदर मदर के बॉडी में भी, दूसरे फीमेल के बॉडी में भी ये गमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र किया जा सकता है। समझ में आ गया। तो ये जो
कहाँ पे ब्लॉकेज दिखता है? एट द एंट्रेंस ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट के एंट्रेंस पे अगर ब्लॉकेजेस होते हैं तो GIFT से फीमेल को फर्टिलाइज किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे गमिट लाइक एग और स्पर्म फ्रॉम मेल, ये इन दोनों को इस ओविडक्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद में ये डायरेक्टली यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है और यहाँ पे इंजेक्ट करने के बाद में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ब्लास्टोसिस्ट तैयार होता है और इम्प्लांटेशन के लिए तैयार होता है। मतलब नॉर्मल रूट से ये काम होता है। तो डायरेक्टली गमिट ट्रांसफ़र करना मतलब गमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। जाइगोट ट्रांसफ़र करना मतलब जाइगोट तैयार होने के बाद आउटसाइड द बॉडी जाइगोट तैयार होता है, फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया GIFT। नेक्स्ट प्रोसीजर ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मतलब यहाँ पे जो एग सेल होती है, मतलब एग या ओवा जो होता है, इसमें डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म डाल दिए जाते हैं और इसमें ये किया जाता है, ये दिस इज़ द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब लैब में होने वाला है, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इन लैब। ठीक है, लैब में ये होता है। तो यहाँ पे स्पर्म यहाँ पे इस साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं और स्पर्म नेचुरली एग को पेनिट्रेट करके एग न्यूक्लियस के साथ में स्पर्म न्यूक्लियस का फ्यूजन होके जाइगोट तैयार हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इस प्रोसीजर को इन विवो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अभी तक हमने जो देखे ना वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन था, आउटसाइड द बॉडी इन लैब, और ये क्या होगा? विवो फर्टिलाइजेशन है ना, इनसाइड द बॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? मतलब फॉर एग्जांपल सपोज कुछ मेल पार्टनर्स जो होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, तो इनफर्टाइल क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो स्पर्म काउंट लो होता है या फिर शॉर्ट पेनिस होती है। ठीक है, तो ये ठीक तरह से फीमेल को फर्टिलाइज नहीं कर पाते। तो क्या किया जाता है कि इनके जो स्पर्म है ये कलेक्ट किए जाते हैं, स्पर्म कलेक्ट किए जाते हैं और फीमेल के सर्विक्स में डाल दिए जाते हैं। कहाँ पे बोला मैंने? सर्विक्स, यहाँ पे डाल दिए जाते हैं, यहाँ पे कलेक्ट करके ठीक है ना। तो सर्विक्स में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। क्या इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं? स्पर्म इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं सर्विक्स में। तो इस तरह से आर्टिफिशियली फीमेल को इंसेमिनेट किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो अभी हम देखेंगे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ये जो इंसेमिनेशन होता है इट इज़ ऑल्सो इन विवो फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जैसा ही होता है। बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में स्पर्म सर्विक्स में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन में मतलब IUI में क्या किया जाता है कि स्पर्म्स डायरेक्टली यूटेरस में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। स्पर्म्स इंट्रोड्यूस्ड directly into the uterus। ठीक है, तो ये फ़र्क है दोनों में, इसमें सर्विक्स याद रखना और इसमें यूटेरस याद रखना। ठीक है, अभी देखेंगे हम स्पर्म बैंक के बारे में।
अ स्पर्म और सीमेन बैंक, मतलब स्पर्म बैंक भी बोल सकते हैं, सीमेन बैंक भी बोल सकते हैं। स्पर्म और सीमेन बैंक इज अ प्लेस, एक प्लेस है वेयर स्पर्म्स कलेक्ट, जहाँ पे स्पर्म कलेक्ट किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं एंड प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, वेयर ह्यूमन स्पर्म, एक प्लेस होती है जहाँ पे ह्यूमन स्पर्म कलेक्ट होते हैं, स्टोर होते हैं और जिससे चाहिए उसे प्रोवाइड किया जाता है। और दिस स्पर्म्स आर प्रोवाइडेड बाय सीमेन और स्पर्म आर प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड कर सकता है? प्रोवाइडेड बाय हेल्दी मेल्स, हेल्दी मेल्स जिन्हें स्पर्म डोनर्स कहा जाता है, कॉल्ड स्पर्म डोनर्स। ठीक है, और ये स्पर्म बैंक में स्टोर किए जाते हैं, है ना, सीमेन स्पर्म बैंक में स्टोर किए जाते हैं, स्टोर्ड इन स्पर्म बैंक by cryopreservation method, by cryopreservation method, मतलब इस मेथड में लो टेम्परेचर मीन्स एट लो टेम्परेचर ये स्टोर किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल -191 डिग्री टू 190 -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन में ये रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्पर्म बैंक। ठीक है, तो अडॉप्शन क्या है? एक लीगल प्रोसेस है। अडॉप्शन इज अ लीगल प्रोसेस बाय विच अ कपल और सिंगल पेरेंट, कपल और सिंगल पेरेंट कोई भी हो सकता है, गेट्स लीगल राइट, इन्हें लीगल राइट मिलता है फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड, of adopted child similar to biological child। मतलब क्या कि पेरेंट कपल हो या सिंगल हो, इन लोगों को ना लीगल राइट मिलता है अडॉप्टेड चाइल्ड को पालने पोसने का, अपब्रिंगिंग, और वो पूरा जो लीगल राइट मिलता है, जैसे बायोलॉजिकल चाइल्ड का जो लीगल राइट होता है अपने पेरेंट्स के पास में, बिल्कुल वैसे ही लीगल राइट इन बच्चों को पालने पोसने के लिए मिलता है, उसे कहते हैं एडॉप्शन। ठीक है, अब ये जो अडॉप्टेड पेरेंट होते हैं, जो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, ये मेडिकली फिट होना चाहिए, they should be medically fit। ठीक है, फाइनेंशियली एबल टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड, अडॉप्टेड चाइल्ड बोलेंगे हम, अडॉप्टेड चाइल्ड। तो ये दो कंडीशन होना ज़रूरी है कि वो फिट होना ज़रूरी है,
वो फाइनेंशियली बच्चों की जो भी पालन पोषण करना है वो ठीक तरह से कर सके, इतना फाइनेंशियली वो एबल होना चाहिए। ठीक है। भी पेरेंट की एज कितनी होनी चाहिए? पेरेंट शुड बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। है ना, वो 21 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। पेरेंट शुड बी 21 ईयर्स ओल्ड। बट अगर 21 ईयर्स से अगर ये एज होती है तो ऊपर कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है, मतलब 21 ईयर्स के बाद में कोई भी कपल या सिंगल पेरेंट चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हुआ ख़त्म।